नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जो राजनीति विज्ञान की जो बुक्स है, जो आरबीएससी और एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो हमारे कक्षा 12 में आरबीएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक उभर कर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वो है भारत का संविधान। हम सबसे पहले भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता या पारो समिति के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं उनके ये कोटेशन। मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य का संचालन योग्य है और लचीला है तथा ये शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। यानी इन्होंने भारतीय संविधान को अपनी कोटेशन के माध्यम से परिभाषित करने का कार्य किया कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, संचालन योग्य है और इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लचीला है और शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य भी है। तो दोस्तों, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आने वाला पूरा चैप्टर हर इसी प्रकार से मैं आपको लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर सभी विषयों के आपको चैप्टर वीडियो उपलब्ध है, जो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी देश की संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में देश की आस्थाओं और विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों का समेकित दर्शन होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि किसी भी देश के संविधान का यदि निर्माण करते हैं तो वहां के उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में उस देश की जो आस्थाएं हैं, यानी रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, संस्कृति, विश्वास, वो आधारभूत शाश्वत सत्य हैं, उन सिद्धांतों का दर्शन हमें उस संविधान में मिलते हैं। और ऐसा ही दर्शन हमारे भारत के संविधान में हमें मिल रहे हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने भारत के देश की ऐतिहासिक और सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस संविधान का क्या किया है, निर्माण किया। यानी हमारा इतिहास कैसा रहा, हमारे सामाजिक रीति रिवाज कैसे हैं, यानी बहुत सारे धर्मों के यहाँ पर लोग रहते हैं, हमारी अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर हमारे इस संविधान का क्या किया, निर्माण किया। दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया गया था और वो संविधान निर्मात्री सभा हमारी भारतीय जनता के द्वारा ही निर्मित की गई थी। और उस संविधान निर्मात्री सभा ने हमारे भारत का जो ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनको ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया। उनका लक्ष्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। कैसा करना? एक लोक कल्याणकारी का मतलब होता है जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण करना। जैसे अपन बात करें, जैसे नरेगा, ये क्या है, जनता के कल्याण करने के लिए योजना। जैसे हम वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है जो जनता की आय में बढ़ोतरी भी करती है, उनके कल्याणकारी कार्य करती है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया। क्या किया? आदर्शों को स्पष्ट किया। हमारे संविधान की अपनी विशिष्टता है कि उसे विश्व के अन्य संविधानों से क्या करती है, बहुत अलग करती है। हमारे भारतीय जो संविधान है उसकी ये विशेषता है कि वो अन्य देशों को से हमें क्या करती है, अलग करती है। बहुत विशेषताएं। ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिणाम है। आपको बता देता हूं विद्यार्थियों कि हमारे जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में बहुत सारे विद्वान साथी थे जिन्होंने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया और इस संविधान का निर्माण किया। उन्होंने
इस विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों का, श्रेष्ठ गुणों का संविधान में समावेश किया। यानी उस संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, बहुत सारे सदस्य विदेशों में गए और वहां से जो जो चीजें हमने अच्छी लगी उन चीजों को हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। उन्हें भारतीय परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार उनमें वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प रखा। यानी उन्हें वैसा का या तो कुछ वैसी की वैसी चीजें हम समावेश की गई या कुछ उनमें परिवर्तन किया। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया, उसी प्रकार से आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। तो यह ना बहुत सारी देश चीजें हमने ग्रहण की, इसलिए इसे जीवित संविधान का दर्जा दिया। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल आते हैं कि सर ये जीवित दस्तावेज का मतलब क्या होता है? कि हमारा भारत का जो संविधान है वो आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे अपन बात करें, एक सिंपल भाषा में बताऊं कि जैसे अपने को सर्दी लगती है तो अपन कंबल ओढ़ते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में यदि परिस्थितियां होती है उसके अनुसार वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि सामान्य परिस्थितियां चल रही है तो सामान्य चलेगा, नहीं तो यदि आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था आ जाती है। तो ये जीवित बना होता है और आवश्यकता अनुसार इसमें हमारे अनुच्छेदों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जाता है। ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून मतलब इसको एक संविधान या कानूनों का पुंज या कानून की किताब के नाम से भी जाना जाता है कि सभी चीजें इसमें लिपिबद्ध की गई हैं। बहुत ये भारत का एक जो संविधान है पूर्ण रूप से लिखा गया है, ये इसमें सारी चीजें लिखी गई, इससे ऊपर कोई नहीं है। भारत में सब कुछ इसके अंदर है, लिखा गया है और उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है, जो कि शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने की व्यवस्था और संचालित करने की दिशा निर्देशित करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हमारे संविधान के नियमों के अनुसार कार्य और शासन को संचालित करते हैं, शासन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो इसका मतलब है कि सब कुछ हम संविधान के अंदर लिख दिया गया है। इस कारण से इसको सर्वोच्च कानून के नाम से भी जानते हैं। हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, वहीं दूसरी तरफ ये विभिन्न संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है। बहुत सारी प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है और विभिन्न संरचनाएं हैं, इसमें मौलिकता भी है। जिससे बात करें इस प्रक्रिया में, हम बात करें कि ये मौलिक अधिकार भी इसमें शामिल है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं और ये दुनिया का ऐसा लिखित कानून दस्तावेज, ये दुनिया का ऐसा लिखित है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना लगा दोस्तों? इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत बार कंपटीशन में यह सवाल पूछा जाता है कि इसमें कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसे एक संविधान सभा ने क्या किया, तैयार किया और संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना में शीर्षक में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? प्रस्तावना के शीर्षक में रखी गई है। दोस्तों ये प्रस्तावना भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे और उन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ संशोधित करके हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। ये प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत से प्रतिबंध है, ये आत्मा है और ये एक राजनीतिक कुंडली के नाम से भी जाने जाती है। यदि किसी भी किताब के अंदर ऊपर उसका सार लिख दिया जाता है तो ये पता चल जाता है कि इसमें इस किताब के अंदर क्या लिखा है। उसी प्रकार से इस प्रस्तावना से ये साबित हो जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी प्रस्तावना में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारे संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है। यानी हम भारतीय संविधान की
प्रस्तावना से ये हम पता लगा लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो यहाँ इस संविधान से ये आदर्शों से ये पता चलता है कि यहाँ लोकतंत्र के प्रति कितना कटिबद्ध है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जनता का शासन है, यहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ लोकतंत्र पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, यहाँ अधिनायकवादी शासन दिखाई यहाँ पर नहीं देता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं मूल इसकी प्रस्तावना के व्याख्या की सिद्धांतों आदर्शों का विस्तार ही है। अब आगे बढ़ रहे हैं, हम एक एक विशेषता विद्यार्थियों हम एक एक विशेषता पर बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा हर वीडियो आपको लंबा हो सकता है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से मैं आपको विस्तारित रूप से अध्ययन करा रहा हूं वो कभी भी आप भूल नहीं सकते, आजीवन नहीं भूल सकते। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण कारागार हो सकती है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमेशा। आगे बढ़िए, पहली विशेषता लेते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है और ये भारतीय संविधान जनता द्वारा निर्मित है। किस पर आधारित? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब हमारे ऊपर कोई बाह्य सत्ता भी नहीं है और आंतरिक रूप से भी हम स्वतंत्र हैं। प्रभुत्व का मतलब होता है आंतरिक रूप से, दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी हम बाहरी रूप से भी स्वतंत्र हैं और आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हैं। हमारी बाहरी जो संप्रभुता यानी हम विदेश, हमारी जो विदेश नीति है, हम स्वतंत्र रूप से हम विदेश नीति का संचालन करते हैं और आंतरिक रूप से भी हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। हमारी कोई भी बाह्य देश हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये भारतीय जनता द्वारा क्या है, निर्मित है। कौन? भारत का संविधान किसी विदेशी सत्ता द्वारा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है। इस संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता में को प्रदान की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान की इस प्रस्तावना में कहा गया, देखिए इस प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यदि आप भारत की प्रस्तावना में यदि नीचे की लाइन में आप नजर डालेंगे तो वहां लिखा हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने, और भारत की जनता ने इसको निर्माण किया, भारत की जनता ने इसको स्वीकार किया और भारत की जनता इसको आत्मार्पित यानी स्वीकार करती है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता ही इस निर्माता है और जनता ने स्वयं इसकी इच्छा से इसको अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। ये किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया, कोई भी बाहरी सत्ता इसने थोपा नहीं गया। दूसरी हमारी विशेषता है प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। डॉक्टर के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। जिस प्रकार से एक शरीर से हम आत्मा को अलग कर दिया जाता है तो शरीर मर्त हो जाता है, उसी प्रकार से यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि संविधान से अलग कर दिया जाए तो संविधान भी मृत के समान हो जाता है। तो इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किससे तुलना की है? आत्मा से तुलना की है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग लिखा हुआ है। इससे मतलब होता है कि हमारी भारत की जो अंतिम शक्ति है, भारतीय संविधान या भारत में जो अंतिम शक्ति है वो किसमें प्रभुषित है? वो भारतीय जनता में निहित है, भारत की जनता में निहित है। इससे ऊपर कोई भी सर्वोच्च नहीं है। ये संविधान की बहुत ही मुख्य विशेषता है। यदि बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भारत की शक्ति या अंतिम शक्ति किसमें है? भारत की जनता में है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। दोस्तों, ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा उभर का संविधान है। इसके पीछे कारण है ये कि हमने जो भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है, उस संविधान निर्मात्री सभा ने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया था, उनसे बहुत सारी जो चीजें अच्छी चीजें थी उनको ग्रहण किया। इस वजह से हमारे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने परिवर्तन किया और इस कारण भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जहां अमेरिका के
संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के में 147 अनुच्छेद हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। वहीं हमारा संविधान व्यापक और विस्तृत है और इसमें हमारी बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 395 इसमें हमारे आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 395 आर्टिकल्स हैं और इसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। इसमें अब तक 101 संशोधन यानी 101 यानी अपन बात करें कि 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 5 परिशिष्ट हैं और 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। संशोधन की यह प्रक्रिया क्या है? अनवरत जारी है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है, ये लचीला भी है और कठोर भी है। तो कुछ आर्टिकल में हम आसानी से फेरबदल कर सकते हैं, कुछ में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस कारण इसका स्वरूप विशाल हो जाता है। हमारा संविधान संघात्मक है, इसमें संघ और राज्यों के बीच में संबंधों का भी बहुत व्यापक क्या किया गया? वर्णन किया। संघात्मक है, इसमें दोनों का हमारा संगम है, संघ और राज्यों के बीच में संबंधों को भी बात की गई है, इनमें शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। संविधान के एक अध्याय में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, जो कि अधिकांश देशों के संविधान में नहीं है। और संविधान के इसी विशेष विशालता को लेकर हरि विष्णु कामत ने कहा है कि हम इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। हमारा विश्व का सबसे विशाल संविधान है। आगे हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा किया गया वीडियो तुरंत आपको अपलोड करते हैं तुरंत आपको आपकी स्क्रीन पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो सके। और ये वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद भारत।